दोस्तों, साल 2009 में एक देश के अंदर 2 साल के बच्चे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रीजन बस इतना ही था कि उसके घर से एक खतरनाक किताब बरामद की गई थी। ये किताब इतनी खतरनाक थी कि उससे उस देश की कल्चरल सेक्रिफाइटी इंटीग्रिटी सेक्रिफाइड हो रही थी और उसमें इतना खतरनाक कंटेंट था जिससे 52 कंट्रीज ने इसे लीगली और इलीगली इसको बैन कर रखा है। नाउ अब गैस करो ये खतरनाक बुक कौन सी हो सकती है। देन दिस सरप्राइज, और उस किताब का नाम है द होली बाइबल। और माँ बाप के पास खतरनाक बुक यानी कि बाइबल पाने वाली किताब, जो उसकी वजह से जो 2 साल के बच्चे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, वो कोई और देश नहीं, नॉर्थ कोरिया था। नॉर्थ कोरिया जिसके संविधान के हिसाब से वो डेमोक्रेसी देश है, यानी कि डेमोक्रेसी रिपब्लिक देश है, यानी कि वो एक स्वतंत्र देश। लेकिन उसकी हकीकत क्या है वो हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जहां तो ना वो अपने पसंद का चैनल देख सकते हैं, ना तो अपने पसंद के कपड़े पहन सकते हैं। यहां तक कि अगर आपको नॉर्थ कोरिया के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो आपको उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती। ये है यहाँ की डेमोक्रेसी और ये है यहाँ की फ्रीडम। देखिए, अब यहाँ पर मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि जब यहाँ पर इस देश में इतनी शक्ति है और इतना ज्यादा जुल्म होता है तो यहाँ के लोगों को इस देश को छोड़ देना चाहिए। और लॉजिकली हर साल यहाँ पर लोगों को देश को छोड़ने वाली तादाद बढ़ती रहनी चाहिए, राइट? बट दिस इज नॉट राइट टू केस, क्योंकि स्टैटिस्टिका की एक रिपोर्ट किए गए डेटा के हिसाब से साल 2016 के बाद नॉर्थ कोरिया की सरहद पार करने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या नॉर्थ कोरिया की जो हालत है वो सुधरती जा रही है? क्या नॉर्थ कोरिया की हालत जो खराब थी वो क्या अब धीरे धीरे सुधरती जा रही है, जिसकी वजह से लोग इस देश को छोड़ना नहीं चाहते? या फिर यहाँ पे कोई ऐसी डार्क रियलिटी छुपी हुई है जिससे आप लोगों से छुपाया जा रहा है? दैट आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले। तो हेलो गाइस, मैं हूं नमन। तो चले जानते हैं यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की डार्क रियलिटी के बारे में। सो गाइस, इस कहानी की शुरुआत होती है 15 अगस्त 1945 के दिन, जब जापान के सरेंडर के बाद कोरिया के पेनिनसुलर शुरू हुआ। वहीं साउथ कोरिया को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था और इसी अनससारिटी की वजह से और इन्हीं दो रीजन्स के चलते यहाँ पर बैक एंड फोर्थ हुआ। और इसी रीजन के चलते काफी सालों के बाद, इसी रीजन के चलते कुछ सालों के बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ऑफिशियली सेपरेट हो गए। और जब ये दोनों देश अलग हुए थे तब नॉर्थ कोरिया के पास साउथ कोरिया से बहुत ज्यादा रिसोर्सेज। इसके बाद जो हुआ वो प्रूफ करता है कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह बिना रिसोर्सेज के भी पूरी कंट्री को कैसे चेंज कर सकता है। देखो, नॉर्थ कोरिया जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज सपोर्ट था, साल 1953 में कोरियन वॉर के द्वारा वहां के प्रेसिडेंट किम इल सेकेंड ने सत्ता अपने हाथों में ले ली और जिसने उसकी नहीं सुनी ना, उसको तुरंत यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया या फिर मरवा दिया गया। किम इल सेकेंड सुन अपने आप को प्रेसिडेंट यानी कि वहां का प्रेसिडेंट अनाउंस करने के चक्कर में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने लगा और उसने पूरे देश में अपनी मूर्तियां लगवाने का ऐलान तक कर दिया। और नॉर्थ कोरियन टेक्स्ट बुक, जो कि बच्चों की पढ़ाई की जो बुक होती है, उसमें अनसन चीजें लिखवा दी जिसकी रियलिटी से कोई मतलब ही नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ कोरिया की जो टेक्स्ट बुक थी उसमें ये पढ़ाया जा रहा था कि किम इल सुंग सेकेंड जो थे उन्होंने खुद के दम पर यानी कि अकेले के दम पर यहाँ पर जापान को किस तरीके से हराया था, और वो भी अकेले। अब नॉर्थ कोरिया के पास कोल और मिनरल्स बहुत थे, लेकिन किम ने हमेशा कमांड इकोनॉमी का रास्ता अपना, जिसका मतलब होता है इकोनॉमी और बिजनेस का दोनों पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ सरकार के हाथों में ही होता है। अब साउथ कोरिया के भी 1960 तक यहाँ पर कुछ अच्छे हालात नहीं थे। वहां पर भी ग्रोथ करने के नाम पर एक्सपोर्ट और डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा था। लेकिन दोनों कोरियाज का भविष्य बदला साल 1960 से। साल 1960 में
जब नॉर्थ कोरिया के चाइना और यूएसएसआर के से थोड़े संबंध बिगड़ने के बाद से नॉर्थ कोरिया ने जूचेस फॉर सेल्फ डिफेंस पॉलिसी अप्लाई, यानी कि अपना 362 एरिया जो था वो उन्होंने मिलिट्री पर डालना शुरू कर दिया, यानी कि जो हथियार वगैरह होते हैं उसके अंदर जो उसकी जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर डालना शुरू कर दिया, और जो बिजनेसियल इंडस्ट्री होती है उसको ज्यादा वैल्यू नहीं दी। इसलिए यहाँ पर नॉर्थ कोरिया यहाँ पर आर्मी में तो बड़ा अच्छा खासा ग्रो कर गया, लेकिन जो इंडस्ट्रियल होती है, जो बिजनेस इंडस्ट्री होती है उसमें काफी ज्यादा डाउन चला गया। लिविंग मिड डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ कोरिया, वेर साउथ कोरिया में इसका ठीक उल्टा होने लगा। साल 1961 में जनरल पा चुंग ही ने, यानी कि वहां के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने इकोनॉमी की पूरी पावर अपने हाथों में ले ली साल 1961। रिजल्ट, साउथ कोरिया ने यहाँ पर साउथ कोरिया ने यहाँ पर जापान से इंस्पायर हो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी यहाँ पर शुरुआत की और अपने प्रोडक्ट ग्लोबली एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। नाउ अनलाइक नॉर्थ, साउथ कोरिया की मार्केट इकोनॉमी में बिजनेसेस के लिए इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, इसलिए यहाँ की इंडस्ट्रीज में या तो मैन्युफैक्चर या तो लेबर यहाँ के वर्कर्स बन गए, इसलिए यहाँ पर साउथ कोरिया की इकोनॉमी बूम करने लगी। इसी के कारण यहाँ पर खूब सारा पैसा आने लगा। इसी के कारण, यानी कि इसी ट्रेंड के कारण यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ज्यादा से ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड और डिक्टेटर होने लगा, यानी कि वहां पर प्रोडक्शन को नहीं, यहाँ पर मिलिट्री को अहमियत दी जा रही। तो वहीं पर साउथ कोरिया में सैमसंग जैसे बड़ी कंपनी का इनबिल्ट हुआ और बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर फॉरेन से आके साउथ कोरिया में अपना इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो दोस्तों, एक तरफ मिलिट्री माइंडसेट, रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जा रही। तो वहीं आज नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे गरीब देश बन चुका है और वहीं साउथ कोरिया दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन चुका है। आज के हालात यहाँ पर नॉर्थ कोरिया में यह है कि बाहर की दुनिया से यहाँ पर कुछ भी नहीं आ सकता। यहाँ तक भी यहाँ इस कंट्री में यहाँ पर इंटरनेट बैन और यहाँ के लोगों को क्वांगयांग का एक्सेस दिया जाता है, और ये एक इंटरनेट का ऐसा हिस्सा है जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल कर सकती है, और ये एक ऐसा इंटरनेट है जिसको सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया में ही एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पर फॉरेन मूवीज, फॉरेन सॉन्ग्स और यहाँ तक कि फॉरेन बुक्स भी यहाँ पर इलीगल है, यानी कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज करते हुए पकड़ा गया या फिर फॉरेन बुक्स के साथ पकड़ा गया तो उसके पूरे खानदान को सजा दी जाती है, जिसका सिमिलर एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया था। तो भाई सवाल अब यहाँ पर यह आता है कि यहाँ के लोग देश को छोड़कर बाहर क्यों नहीं चले जाते। देखो भाई, नॉर्थ कोरियन जो सिटीजन है उनका देश छोड़कर बाहर जाना भी बैन कर रखा है, अंटिल वहां का एडमिनिस्ट्रेटर भी आपको ये चीज के लिए परमिशन ना दे, और परमिशन भी आपको जब दी जाती है वो भी बिल्कुल रियली जबकि वहां की जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका आपसे कोई स्वार्थ जुड़ा हो। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ के लोग यहाँ से जो नॉर्थ कोरिया जो कंट्री है उससे वहां पर एस्केप नहीं कर पाते। एनहेंस वी कनेक्ट द ट्रैफिकर्स, जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इनको इलीगली जाने में हेल्प करता है। नाउ आप नॉर्थ कोरियन की बाउंड्रीज को देखेंगे ना तो आपको यहाँ पर 3 रास्ते नजर आएंगे, जिसमें पहला रास्ता है साउथ कोरिया, दूसरा है चाइना और तीसरा है रशिया। नाउ यहाँ के लोग बहुत ज्यादा तकलीफ झेल के साउथ कोरिया में एंटर कर जाते हैं, तो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ स्टेप्स के बाद यहाँ के लोगों को यहाँ का सिटीजन देने का फैसला कर देती है। किम जे योंग, जिन्होंने 31 साल की उम्र में जिन्होंने नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में एस्केप किया था ना, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया था कि साउथ कोरिया में घुसते ही वहां की जो एजेंसियां होती है वो उनका इन्वेस्टिगेशन करती है, और वो यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में जो आए हैं वो कोई यहाँ पर स्पाई तो नहीं है, और जो नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में गया है उसको कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद हावर का जो होता है जो इन्वेस्टिगेशन उनको वहां पे भेज दिया जाता है, जहां पर उनको साउथ कोरिया के जो रूल्स वगैरह होता है, जो वहां का जो रेगुलर जीवन होता है उससे रूबरू कराया जाता है और सेटल होने में हेल्प कराया जाता है। उसके बाद उनको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया
रिवर्स में भेजा जाता है, जहां पर उन लोगों का बैंक अकाउंट, उनका मोबाइल नंबर, सब कुछ उनको प्रोवाइड कराया दिया और जहां पर उनको सेटल होने के लिए गाइडेंस भी दिया जाता है एट देयर स्मूथ एडजस्टमेंट से। आफ्टर सम टाइम वो उनको पब्लिक रेंटर होम में भेज दिया जाता है और वो भी सिटीजन्स के बाद। उसके बाद आगे उन सिटीजन्स की जिम्मेदारी होती है कि वो आगे कैसे सर्वाइव करते हैं। यानी कि कहे तो एक तरीके से साउथ कोरिया जो नॉर्थ कोरिया से वहां पर जो आए हुए डिफेंडर है उनका बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करता है एट द नॉट सेम द अदर कंट्रीज। ऐसे कई सारे रिपोर्ट में देखा गया है कि अगर चाइना या पर नॉर्थ कोरिया के डिफेंडर्स है उनको अगर पकड़ लेता है तो वापस उनको नॉर्थ कोरिया ही भेज दिया जाता है। और ऐसे सेम रशिया में भी होता है। अगर आप यहाँ से रशिया में जाते हुए पकड़े जाते हैं तो वहां से भी आपको वापस भेज दिया जाता है नॉर्थ कोरिया, जहां पर लोगों को वापस जाने से अच्छा मौत अच्छी होती है। ऐसा इसीलिए कि नॉर्थ कोरिया वापस भेजे जाने के बाद डिफेंडर्स को कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाता है, जहां पर उनको टॉर्चर के साथ साथ ऐसी बर्बरता अपनाई जाती है कि पूछो। नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स के पास भागने के लिए टेक्निकली बस एक ही रास्ता बचता है, वो है साउथ कोरिया। बट आप ग्राफ को देखोगे तो एक अलग ही कहानी आपके सामने आएगी। स्टेटासिस्टा के रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 में 1418 लोग ही डिफेंड यहाँ पर कर पाए थे, यानी कि नॉर्थ कोरिया से भाग पाए थे साउथ कोरिया की। और साल 1127 लोग ही यहाँ पर डिफेंड कर पाए। साल 2011 लोग ही यहाँ पर डिफेंड कर पाए थे और साल 2019 1047 लोग यहाँ पर डिफेंड कर पाए थे। और फाइनली साल आया 2020, आया कोविड और सबने अपने बॉर्डर कर दिए पूरी तरीके से ब्लॉक। और कोविड के चलते सिर्फ 229 लोग ही नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया की ओर डिफेंड कर पाए थे। लेकिन जब साल आया 2021 इसमें सिर्फ 63 लोग, और जब साल 2022 आया तो उसमें सिर्फ 100 से कम लोग यहाँ पर डिफेंड कर पाए। और साउथ कोरिया मिनिस्ट्री के हिसाब से साल 2023 में सिर्फ 34 लोग ही वहां से स्केप कर पाए थे नॉर्थ कोरिया से। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये आंकड़ा कम क्यों होता जा रहा है? क्या नॉर्थ कोरिया की हालत क्या सुधरती जा रही है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि कोविड की आड़ में नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को सभी जगह से बंद कर दी। देखिए साल 2020 में नॉर्थ कोरिया ने टूरिस्ट की एंट्री पूरी तरीके से बंद कर दी, जिसकी वजह से यहाँ का जो टूरिज्म जो ट्रैवल था वो एकदम जीरो हो गया था। यहाँ तक भी चाइना और कोरिया का बॉर्डर भी पूरी तरीके से सील कर दिया गया, जिससे डिफेंडर के पास चाइना का तो ऑप्शन खत्म ही हो गया था। सेम हैपेंड साउथ कोरिया। और ऐसे टाइट यहाँ पर रूल्स लगा दिए गए कि उनको अपनी ही कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह हो जाना हो फिर भी उनको परमिशन लेनी पड़ती थी, वो भी स्पेशल वाली। मंडजेक यहाँ पर स्पेशल परमिशन लेके भी यहाँ पर वो साउथ कोरियन जोन तक पहुंच भी गया, फिर भी वहां से बॉर्डर क्रॉस करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहां पर इतनी बड़ी बड़ी ऊंची तारें लगाई गई थी कि वहां से उसको उस पर चढ़ना और वहां से कूदना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था। डीएमसी पॉलिक लाइन से भी बहुत सारे सैनिक तैनात रहते थे और वहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। उन्हें साफ साफ परमिशन दिया गया था कि अगर आपको कोई भी डिफेंडर यहाँ पर आपको शक के दायरे में दिखता है तो उनको तुरंत गोली मार के मार दिया जाए। नो डाउट एक्सकेवेटर पे आज भी होते होंगे, लेकिन उनको या तो उनको मार दिया जाता होगा या तो उनको कैंप में डाल दिया जाता होगा। वहां पर उनके साथ क्या होता है वो आज तक कभी भी कोई जान नहीं पाया। जहां हम सब जानते हैं कि वहां की मीडिया कितनी इंडिपेंडेंटली वहां की न्यूज अपनी वहां पे चला सकती है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया और ऐसी डिक्टेटेड जो कंट्री होती है उसके बारे में जितना पढ़ो उतनी ज्यादा हमें यहाँ पर खुशी होती है कि भगवान ने हमें ऐसे इंडिपेंडेंट कंट्री भारत जैसे देश में भेजा है। और इसी बात पे यारो यहाँ पर कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलना। तो गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको ये वाली वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मैं आपको मिलता हूँ ऐसा एक और नए इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।